मूवी की शुरुआत में न्यूयॉर्क सिटी को दिखाया जाता है, जो दिखने में बहुत ही अद्भुत और सुंदर है। वहाँ के लोग मस्त में खुशी और मजे से अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। एक दिन टीवी में न्यूज चल रही थी, जिसमें डॉक्टर एलिस एक इंटरव्यू दे रही थी। वो कहती है, हमने एक नए वायरस की खोज की है, जिसे इंसान के शरीर में इंजेक्ट करने से कैंसर को ट्रीट किया जा सकता है। और हमने जिस वायरस को फाइंड किया है, उसे इंसान के शरीर में इंजेक्ट करने से आगे किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर पहले से कोई प्रॉब्लम है, तो उसे भी ये वायरस निकाल देगा। कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, और इसके इलाज को ढूंढने के कारण एलिस को सभी टीवी चैनल कवर कर रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और 3 साल बाद उस सिटी को दिखाते हैं, जो एक पुरानी किताब जैसी धूल मिट्टी से भरी हुई है और बहुत ही बुरी कंडीशन में नजर आती है। सिटी में कोई शोर शराबा न होकर चारों ओर खामोशी है। पक्षी यहाँ वहाँ बिल्डिंग के बीच इधर उधर खेल रहे होते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के आसपास पेड़ उगे हुए हैं और वो पूरी सिटी एक जंगल जैसी दिख रही है। वहाँ की रोड्स पर घास फूस जम गए हैं। उस सिटी में ऐसा क्या हुआ था कि 3 साल में इस शहर की ये हालत हो गई? ये तो हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अब हमें रॉबर्ट को दिखाते हैं, जो एक बंदूक के साथ अपनी कार चला रहा होता है और उसका प्यारा पेट डॉग सैम उसके बाजू वाले सीट पर बैठा होता है। रॉबर्ट सैम के पास वाली विंडो को खोल देता है और सैम विंडो के बाहर देखकर मस्त एंजॉय कर रहा होता है। अब करके चलते हुए रोड पर बैठे पक्षी फड़फड़ाकर उड़ जाते हैं और थोड़े दूर जाने पर सैम कहीं गौर से देखने लगता है। और ये नोटिस करते ही रॉबर्ट उससे पूछता है कि तुम क्या देख रहे हो? तभी अचानक हिरन का एक झुंड कार को क्रॉस करके भागता है। तब रॉबर्ट गाड़ी तुरंत रिवर्स में लेकर उन हिरन को तेजी से फॉलो करने लगता है और उन्हें कई बार शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन हिरन बड़ी तेजी से दौड़ रहे होते हैं और वो उन्हें शूट नहीं कर पाता। लेकिन वो हार नहीं मानता और उन्हें फॉलो करता रहता है। वो एक जगह पर पहुंचते ही वहाँ रास्ता ब्लॉक हुआ होता है और वहाँ खड़ी गाड़ियों के बीच सारे हिरन भाग जाते हैं। ये देखकर रॉबर्ट और सैम अपसेट हो जाते हैं। फिर रॉबर्ट अपनी बंदूक लेकर उन्हें ढूंढते हुए उस जगह पर धीरे से चलकर जाता है और उसके साथ सैम भी जाता है। तब कुछ दूरी पर देखते हैं कि सिर्फ एक हिरन एक बिल्डिंग के पास खड़ा है और वो साइलेंटली झाड़ियों में छुपकर उसको शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो हिरन बिल्डिंग के पीछे चला जाता है। अब रॉबर्ट और सैम आराम से चलकर दूसरी तरफ जाते हैं और वहाँ से हिरन इनको देखे बिना इन्हीं की तरफ आ रहा होता है। जब वो उसे शूट करने ही वाला था कि तभी वहाँ एक शेरनी आकर उस हिरण का शिकार कर लेती है। रॉबर्ट उस शेरनी को शूट करने के बारे में सोचता है, लेकिन फिर वहाँ एक शेर उसके बच्चे के साथ वहाँ पहुँच जाता है। अपने परिवार के साथ होने के कारण उसे शूट करने के लिए रॉबर्ट का दिल नहीं मानता और झिझकते हुए वो उन्हें देखता ही रहता है। तब उसकी गाड़ी में अलार्म बजता है। शाम के 5:30 बज रहे होते हैं और आसमान को देखता है तो सूरज डूब रहा होता है। अब इसकी आगे 1 मिनट भी बाहर नहीं रुक सकते ये, और अंधेरा होने से पहले घर पहुंचना होगा। ये सोचकर रॉबर्ट और सैम तुरंत अपने घर जाने के लिए निकलते हैं। सूरज डूबने से पहले रॉबर्ट अपने घर पहुंच जाता है और घर के अंदर जाने से पहले वो सेफ्टी के लिए केमिकल से मिक्स हुए एक लिक्विड को घर के बाहर छिड़कता है। उसके बाद वो खाने के लिए कुछ बनाता है और खुद को भी और सैम को भी देता है। वो टीवी में चल रहे पुराने प्रोग्राम को देखकर खा रहा होता है और जीने के लिए जरूरत पड़ने वाली सारी चीजें उसने अपने घर में रखी होती हैं। वेजिटेबल्स पसंद न आने पर सैम उस खाने को नहीं खाता। थोड़ी देर बाद रॉबर्ट सैम को नहलाता है और कहता है कि हमें आज हिरण नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कल मैं तुम्हारे लिए एक मस्त खाना अरेंज करके लाऊंगा। तब उसकी घड़ी पर फिर से अलार्म बजाने लगता है। फिर वो खिड़की से बाहर देखता है, सूरज डूबने में कुछ और समय बाकी है। वो घर के सारे विंडोज और डोर को क्लोज करके सभी लाइट्स ऑफ कर देता है। अब घर में पूरा अंधेरा छा गया होता है। फिर रॉबर्ट और सैम एक बंदूक के साथ एक बाथ टब में सो जाते हैं और रात को बाहर रोने की आवाज के साथ और कई तरह की डरावनी आवाजें आने लगती हैं। रॉबर्ट मौत के डर को मन में रखते हुए सो रहा होता है। तब उसे कुछ पुरानी घटनाएं याद आती हैं और फ्लैशबैक दिखाते हैं। 3 साल पहले कैंसर की मेडिसिन के नाम पर जिस वायरस को इंसानों के शरीर में इंजेक्ट किया गया था, उस वायरस ने कुछ ही दिनों में अपना काम करना शुरू कर दिया था। उस इंजेक्शन को जिन लोगों ने लिया था, वो सभी लोग ज़ोंबी में बदलने लग गए थे। इस वायरस के तेजी से स्प्रेड होने के कारण रॉबर्ट अपनी वाइफ जोई और अपनी बेटी मार्ली के साथ कहीं जा रहा होता है। वो जोई से उनके रिलेटिव के घर जाकर रहने को कहता है और जरूरी कैश और खाने की चीजें हमेशा साथ रखने की एडवाइस दे रहा होता है। ये सुनकर जोई शॉक हो जाती है और पूछती है कि क्या ये वायरस हवा से भी स्प्रेड होता है। तब अचानक उनकी कार के शीशे में एक ज़ोंबी आकर टकराता है और उस शीशे पर खून लग जाता है। ये देखकर उसकी बेटी मार्ली जोर से रोने लगती है और रॉबर्ट उसका रोना बंद करवाकर उन्हें बाहर ले जाता है। वहाँ उस वायरस से जो इन्फेक्ट नहीं हुए हैं, उन लोगों को चेक करके उस आइलैंड से बाहर निकाला जा रहा होता है और ये लोग वेट कर रहे होते हैं। लोगों की आंखों को स्कैन करके जो लोग इन्फेक्ट नहीं हुए हैं, उन लोगों को अंदर भेजते हैं और उन्हें सेपरेट रखते हैं। तब रॉबर्ट अपनी फैमिली के साथ उस लाइन में खड़ा होता है और वहाँ अफेक्टेड लोगों को अलग लाइन में भेजते हैं।
तब वहाँ एक लेडी रोते हुए उस ऑफिसर से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि मैं इन्फेक्ट नहीं हूँ, एटलीस्ट मेरे बच्चे को तो यहाँ से लेकर जाइए प्लीज। और तब उसकी आंखों से खून भरे आंसू निकलते हैं और ये देखकर रॉबर्ट बहुत ही ज्यादा सैड फील करता है। मार्ली का टेस्ट का रिजल्ट नॉर्मल आता है, लेकिन जोई का टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव आता है और वो इन्फेक्ट है ये कहकर उसको ले जा रहे होते हैं। तब रॉबर्ट उनसे रिक्वेस्ट करके उसे फिर से चेक करने को कहता है और वो आर्मी में डॉक्टर होने के कारण वो लोग एग्री करते हैं और उसे फिर से टेस्ट करते हैं। अब रिजल्ट नॉर्मल आता है और वो मार्ली और जोई को एक हेलीकॉप्टर तक छोड़ देता है। हेलीकॉप्टर में बैठी मार्ली उसके पेट डॉग सैम को रॉबर्ट के पास लेकर कहती है ये आपका साथी बनकर रहेगा और वो उसे ले लेता है। रॉबर्ट हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए देखता ही रहता है कि अचानक एक जेट से ब्रिज पर बम फेंका जाता है और वो ब्रिज कोलैप्स होकर पानी में गिर जाता है। तब तक एक दूसरे हेलीकॉप्टर के वहाँ से निकलते ही कुछ लोग उसे पकड़कर खींचने लगते हैं। तब वो लड़खड़ाते हुए जोई और मार्ली के उस हेलीकॉप्टर को ठोक देता है और अब फिर सब कुछ कोलैप्स हो जाता है। वर्ल्ड की पॉपुलेशन में से 90% लोग इस वायरस से इन्फेक्ट हुए होते हैं और 1% लोगों में इम्यूनिटी होने के कारण वो इस वायरस से बचे हुए हैं। रॉबर्ट भी इम्यूनिटी वालों में से एक है, लेकिन इन्फेक्ट लोग जोम्बी में बदल जाते हैं और वो बचे हुए नॉर्मल लोगों का शिकार करके उनको खाते हैं। और एक बात ये भी है कि ये जोम्बी सुबह की रोशनी में नहीं रह सकते क्योंकि ये सनलाइट को बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये सिर्फ अंधेरे में ही जीवित रह सकते हैं, इसलिए ये सुबह के टाइम में कभी बाहर नहीं निकलते। लेकिन इनमें सूंघने की शक्ति ज्यादा होती है और ये इंसान के रहने वाले जगह को इजीली सूंघकर वहाँ पहुँच जाते हैं। इसलिए स्मेल न आने के लिए रॉबर्ट एक केमिकल्स अपने घर के बाहर स्प्रे करके रखता है। अब इन सभी बातों को सोचते हुए रॉबर्ट किसी तरह सो जाता है। अगले दिन सुबह फिर से उसका अलार्म बजता है। वो उठकर फ्रेश होकर एक्सरसाइज करता है और फिर वो और सैम दोनों अपने ट्रेडमिल पर रनिंग करते हैं। फिर वो स्नान के बाद रेडी होकर सैम को घर में अकेला छोड़ देता है और बेसमेंट पर होने वाले लैब में अपना सूट पहनकर चला जाता है। अपना सूट न पहनने पर भी उसे कोई पूछने वाला नहीं होता, लेकिन वो अपने प्रोफेशन में बहुत ही स्ट्रिक्ट है और डिसिप्लिन में रहता है। हर दिन करने वाले एक्सपेरिमेंट को वो रोज अपने लैपटॉप में रिकॉर्ड करके रखता है। उसके लैब में कई चूहों के पिंजरे भी होते हैं जिनमें जोम्बी में बदले गए चूहों को रखा होता है। रॉबर्ट की स्क्रीन ओपन करते ही वो सभी वायलेंट होकर चीखना शुरू कर देते हैं। जो दवाई उसने उनको दी होती है वो कम नहीं कर रही थी। ये देखकर वो बड़ा अपसेट हो जाता है, लेकिन फिर देखता है कि एक चूहा देखने में जोम्बी जैसा लगने पर भी वो वायलेंट ना होकर शांत रहता है। उसे दी गई दावा का असर वो देखने के कारण वो उस दावा के नाम को नोट कर लेता है। अब इस दावा का चूहे पर असर होने के कारण वो एक जोम्बी को ये दवा देकर ट्राई करने के बारे में सोचता है। फिर वो सैम के साथ फिर से घर के बाहर निकलता है और रास्ते में एक डीवीडी शॉप के पास अपनी कार रोकता है और शॉप के बाहर रखे हुए 2 पुतलों को गुड मॉर्निंग कहकर अंदर जाता है। वहाँ के पुतले सभी रियल इंसानों की तरह लगते हैं और अंदर जाते ही वहाँ कुछ पुतले शॉपिंग करने की पोज में रखे होते हैं। उनमें से एक पुतले को स्टेयर करते हुए वो काउंटर पर जाता है और उस काउंटर में भी एक पुतला बैठा होता है और रॉबर्ट उसके साथ कुछ बातें करके निकल जाता है। सिटी में उसके साथ कोई ना होने के कारण रॉबर्ट अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए ऐसे पुतलों को बनाकर उन सभी से बात करता है और वो उनको नाम भी दे देता है। ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में नहीं आ सकती, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आप लोग रॉबर्ट की जगह होते, इस दुनिया में अकेले फैंस गए होते, तो आप अकेलेपन को दूर करने के लिए क्या क्या करते हैं? ये कमेंट करके जरूर बताना। अब दोनों एक छोटे जंगल में जाकर रॉबर्ट वहाँ की झादियों से बातें करते हुए वहाँ कोई इन्फेक्टेड चूहे को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि वो उस दवा को एक और चूहे पर टेस्ट करके देखना चाहता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई चूहा नहीं मिलता और वो दोनों वहाँ से निकलते हैं। वो अक्सर अपने खाने के आइटम्स की खोज में सिटी के घरों में जाकर अपने लिए जरूरी खाने की चीजें लेता है और वो कौन से घर में जा चुका है और कौन से घर में जाना है ये सब वो मैप में मार्क करके रखता है। अब वो एक घर में जाता है, फिर सैम अंदर एक रूम में जाकर चेक करता है और कोई प्रॉब्लम ना होने पर वो भौंक कर रोड क्लियर होने का सिग्नल देता है। फिर रॉबर्ट वहाँ के सारे पर्दों को निकल देता है ताकि सनलाइट रूम के अंदर आ सके और फिर वो घर में ढूंढकर जरूरी खाने की चीज अपने साथ ले लेता है। उसे घर में एक बेबी रूम भी होता है जहाँ पर टॉय रखे होते हैं और ये देखकर उसे अपनी बेटी की याद आ जाती है। वो हर रोज रेडियो में ये अनाउंस करता था कि अगर यहाँ कोई नॉर्मल इंसान जिंदा है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दोपहर में सूरज की तेज किरण से तपती हुई धूप में मैं आपके लिए हर बार में वेट करता रहूंगा। वहाँ पर मैं आपके लिए कुछ रहने की जगह और खाने का इंतजाम करूंगा। इसलिए वो रोज इस उम्मीद में वहाँ जाता है कि हार्ड वर्ड में कोई इंसान आया होगा और ये भी उसका डेली रूटीन बन जाता है। 3 साल से वहाँ पर कोई नहीं आया, लेकिन उसे उम्मीद है कि एक दिन तो यहाँ पर जरूर कोई आएगा और इसी उम्मीद के साथ वो वहाँ वेट कर रहा होता है। ऐसे ही आज वहाँ वेट करते समय टाइम पास के लिए वो गोल्फ खेलता है, लेकिन इसमें हाईलाइट ये है कि उसे हार्डवर्ड में एक जायंट क्रूज शिप भी होता है जिस पर कई जेट्स खड़े किए होते हैं।
और उनमें से एक जेट के ऊपर खड़े होकर रॉबर्ट गोल्फ खेलता है और सैम उसके बाजू में बैठकर देख रहा होता है। कुछ देर में सैम अचानक से उठकर दूसरी ओर देखने लगता है और ये देखकर रॉबर्ट अपने स्नाइपर राइफल से झूम करके उस तरफ देखता है। तब उसे रोड पर गाड़ियों के बीच चलता हुआ एक हिरन दिखता है। सैम रोज सब्जियों वाले खाने को खाकर बोर हो गया होता है, इसीलिए रॉबर्ट आज उसे उसकी पसंद का खाना दिलाना चाहता है और वो दोनों उस हिरन को फॉलो करते हुए जाते हैं। उन्हें देखते ही हिरन बड़ी तेजी से भागने लगता है और वो लोग भी उसके पीछे भागते हैं। फिर हिरन को जाने के लिए और कोई रास्ता न मिलने पर वो एक बड़े गोडाउन के अंदर चला जाता है। गोडाउन के अंदर अंधेरा होता है और सैम भी उस हिरन के पीछे पीछे अंदर चला जाता है, लेकिन रॉबर्ट उसको रोकते हुए चिल्ला रहा होता है। पर हिरन खाने के लालच में सैम अंदर चला जाता है। अब सैम को ढूंढते हुए रॉबर्ट अपनी राइफल के साथ सतर्क होकर आगे बढ़ता है और उसने अपनी राइफल की टॉर्च भी ऑन की होती है। उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है और इससे घबराकर उसके पसीने छूटने लगते हैं। फिर वो जहाँ से आवाज आती है वहाँ टॉर्च मारकर शांति से जाता है। तब वो देखता है कि वहाँ की दीवार पर खून लगा हुआ है और अंदर जाते ही वहाँ पर सीढ़ियाँ होती हैं और उन सीढ़ियों में भी वो खून लगा होता है और वो खून सैम का होगा। ये सोचकर उसके मन में बहुत घबराहट होती है। उस खून के रास्ते से वो सीढ़ियों से चढ़कर वो ऊपर एक कमरे के अंदर जाता है। तब वहाँ वो हिरन मरा पड़ा होता है और वो आराम से टॉर्च मारकर उस हिरन के पास देखता है, मगर वहाँ कोई नहीं होता। फिर वो और थोड़ी दूर चलकर सैम को ढूंढता है। तब वहाँ एक कमरे में ढेर सारा कैश गिरा पड़ा होता है। अब ऐसी सिचुएशन में तो कैश के बदले अगर वो रूम मोतियों से भी भरा होता तो भी रॉबर्ट के लिए वो सब कुछ यूजलेस था। वो टॉर्च घुमाकर देखता है, तब वहाँ अंधेरे में बहुत सारे ज़ॉम्बी झुंड में आकर खड़े हो जाते हैं और वो तुरंत अपनी टॉर्च बंद कर देता है। अब उसे उनके देखने से पहले वहाँ से निकलना होगा। ये सोचकर वो आराम से एक एक कदम रखकर पीछे चलने लगता है। फिर वहाँ से बाहर आकर वो दूसरे रूम में सैम को ढूंढते समय वो टेबल के नीचे छिपकर बैठा हुआ होता है। वो उसे आराम से बुलाकर वहाँ से निकलने के लिए कहता है, लेकिन सैम उसकी बातों को टालकर कहीं और देखकर घबराकर अंदर चला जाता है और उसके पीछे कोई खतरा है ये समझकर रॉबर्ट अपनी टॉर्च घुमाता है। तब एक ज़ॉम्बी उसको देखकर तेजी से उसके पास कूदता है। रॉबर्ट उसे शूट करता है, लेकिन वो मारता नहीं। रॉबर्ट और सैम दोनों तेजी से भागने लगते हैं और ज़ॉम्बी भी उनको फॉलो करता है। सैम भागकर बाहर निकलता है, लेकिन रॉबर्ट को एक ज़ॉम्बी उसकी गर्दन पकड़कर अटैक करता है और अगले सेकंड में रॉबर्ट ज़ॉम्बी के साथ विंडो के बाहर कूद जाता है और बाहर निकलते ही उस पर सनलाइट गिरती है और ज़ॉम्बी लड़खड़ाकर रॉबर्ट को छोड़ देता है और वो धूप में तड़पते हुए मर भी जाता है। ये देखकर रॉबर्ट के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो गोडाउन के बाहर एक ट्रैप बिछाता है और उसके एक एंड को गोडाउन के ड्रेस पर रखकर दूसरे एंड को एक ट्रक से बंध देता है। सब सही तरीके से सेट होने के कारण वो सैम को गाड़ी में रुकने को बोलता है। फिर वो अपना खून एक इंजेक्शन से निकालकर एक टेस्ट ट्यूब में भरता है और उसे लेकर गोडाउन के अंदर सेट किए हुए ट्रेप में रखकर टेस्ट ट्यूब को तोड़ देता है। उस खून की स्मेल से कोई ज़ॉम्बी उस ट्रेप में फंस जाएगा ये सोचकर वो वही वेट कर रहा होता है और ठीक वैसे ही एक ज़ॉम्बी उस ट्रेप में फंसकर काले कपड़े के अंदर फंस जाता है और रॉबर्ट उसको बेहोश कर देता है। इस ज़ॉम्बी के फंसते ही गोडाउन में से एक और ज़ॉम्बी वायलेट होकर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन धूप होने के कारण वो बाहर नहीं निकल पाता और अंधेरे में रहकर उस फंसे हुए ज़ॉम्बी को देखकर उदास होकर चिल्लाता है और रॉबर्ट को ये देखकर कुछ अजीब सा लगता है। उस ज़ॉम्बी को उठाकर वो अपनी लैब में रिसर्च के लिए लेके जाता है और उसे एक बेड पर लेटाकर बांध देता है। वो एक लेडी ज़ॉम्बी होती है जो करीबन 20 साल की होगी और वो जब फंसी थी तब गोडाउन में चिल्लाने वाला शायद उसका प्रेमी हो सकता है। इस बात को रॉबर्ट समझ लेता है। फिर वो उस चूहे को दी गई दवा उस ज़ॉम्बी पर ट्राई करता है और उसकी पल्स रेट, टेम्परेचर और प्रेशर को परफेक्टली चेक कर लेता है। वो एक ज़ॉम्बी होने के कारण सभी रीडिंग नॉर्मल से बहुत ही ज्यादा आती है और वो उसके बेक पर एक बटरफ्लाई टैटू को भी नोटिस करता है। फिर वो उसे दवाई के इंजेक्शन देता है और कुछ ही देर में उसकी पल्स रेट और टेम्परेचर ये सभी कम होने लगते हैं और रीडिंग्स को देखते समय अचानक वो ज़ॉम्बी उठकर जोर से चिल्लाने लगती है। फिर वो थोड़ी देर चिल्लाकर बेहोश हो जाती है और पल्स रेट 0 हो जाती है और उसकी दवा काम न करने पर रॉबर्ट बहुत ही अपसेट हो जाता है। फिर वो उसे दूसरी दवाई देकर फिर उसे एक ज़ॉम्बी में बदल देता है और वो ज़ॉम्बी में बदलकर सो रही होती है। फिर वो उसे लेब में एक शीशे के अंदर बंद कर देता है। अब उसे लगता है कि ये दवाई भी काम नहीं कर रही है, इसलिए वो अपसेट हो जाता है। अब अगले दिन वो घर से बाहर निकलता है और रोज की तरह वो हार्वर्ड में किसी के आने का इंतजार कर रहा होता है, पर वहाँ कोई नहीं आता। थोड़ी देर वेट करके जब वो घर जा रहा होता है तो वो डीवीडी शॉप के बाहर रखे हुए पुतले को दूसरी जगह देखकर बड़ा ही शॉक हो जाता है। अब उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो पुतला वहाँ कैसे आया और वो चिल्लाकर पूछता है कि ये सब किसने किया और चिल्लाते हुए वो उस पुतले को शूट करता है। वो टूटकर गिर जाने पर रॉबर्ट उदास हो जाता है और वो उसके पास जाकर पैर रखता है। तभी वहाँ पास में खड़ी कार मूव होने लगती है
और वहां से हटने के पहले ही उसका पैर उस ट्रेप में फंसकर वो उल्टा लटक जाता है। रॉबर्ट ने पहला जिस तरह से उस लेडी ज़ॉम्बी को उस ट्रैप में फंसाया था, ठीक उसी तरह अब वो भी एक ट्रैप में फंस गया है और वो बेहोश भी हो जाता है। फिर शाम होते ही सूरज डूबने लगता है। रॉबर्ट के सर पर चोट आने से उसके सर से खून निकलता है और सैम उसके चारों ओर चक्कर लगाकर उस पर भौंकने लगता है। शाम के 5:30 बजते हैं। उसकी गाड़ी में अलार्म बजाने लगता है और रॉबर्ट अपनी आंखें खोलकर देखता है कि अंधेरा होना शुरू हो गया है। वो जल्दबाजी में अपने पॉकेट से एक नाइफ निकालता है और उस रस्सी को काट देता है। कहते हैं इंसान का वक्त जब बुरा होता है तो उस पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ता है और ठीक उसी तरह रॉबर्ट को एक के बाद एक मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। रस्सी काट के नीचे गिरने पर उसके हाथ पर जो चाकू होता है उससे उसके पांव पर चोट लग जाती है और अंधेरा हो रहा होता है। रॉबर्ट किसी तरह धीरे धीरे मूव होकर अपनी कार के पास जाने की कोशिश करता है। तब सैम एक अंधेरे से भरी जगह को पर भौंकने लगता है। रॉबर्ट वहां देखता है कि उस अंधेरे में वो ज़ॉम्बी ढेर सारे ज़ॉम्बी में बदले कुत्तों को भगाकर रॉबर्ट के पास भेजता है और वो सभी कुत्ते रॉबर्ट को काटने आते हैं। लेकिन सूरज की किरण अभी भी उस रोड पर पड़ती है और वो कुत्ते इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते। वो जोर जोर से भौंक रहे होते हैं। फिर सूरज के पूरी तरह डूबने से वो किनारे वहां से निकल जाते हैं और फिर वो कुत्ते बड़ी तेजी से रॉबर्ट और सैम के पास भागकर उन्हें काटने की कोशिश करते हैं। रॉबर्ट उन्हें शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक एक कुत्ता सैम को काट लेता है और दूसरा कुत्ता जब रॉबर्ट को काटने के लिए उसके एकदम पास आता है तब सैम तुरंत उसको बचाकर खुद घायल हो जाता है। फिर वो सभी कुत्तों को शूट करके मार डालता है और उस ज़ॉम्बी के आने से पहले ही वो सैम को उठाकर अपनी कार में बैठाकर अपने घर चला जाता है। फिर वो सैम को अपनी लैब में ले जाकर उसे किसी दवा का इंजेक्शन देता है और वो एकदम बच्चे की तरह उसे अपने गोद में लेकर वहां बैठ जाता है। फिर वो उसके लिए गाना गा रहा होता है और थोड़ी देर में सैम में भी ज़ॉम्बी में बदलने के लक्षण दिखाई देते हैं। उसके बाल झड़ने लगते हैं और उसकी आंखें भी बदलने लगती हैं। रॉबर्ट उदास होकर देख रहा होता है। तब अचानक वो एक ज़ॉम्बी में बदलकर उसको काटने आता है। तब रॉबर्ट उसका गला दबाकर उसको मार डालता है। ये बहुत ही सेंटिमेंटल और टचिंग सीन है क्योंकि इतने दिनों तक उसका साथी बनकर रहने वाला वो अकेला जीव था और अब वो भी नहीं रहा। रॉबर्ट बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है। अगले दिन सुबह वो उसकी डेड बॉडी को दफनाता है और उदास होकर वो उस डीवीडी शॉप में जाता है। वहाँ एक पुतले के साथ वो इमोशनल होकर बातें करता है और वो बहुत अकेला महसूस करता है। वो बेचारा उस पुतले से जवाब देने के लिए रिक्वेस्ट करता रहता है। रॉबर्ट के साथ अब कोई न रहने पर वो घर नहीं जाना चाहता और अब बहुत ही अंधेरा हो चुका होता है। एब्सेड होकर कार चलते समय रास्ते में ढेर सारे ज़ॉम्बी आते हैं और जितने हो सके उतने ज़ॉम्बी को वो अपनी कार से ठोककर मार डालता है और वहां जबरदस्त हमला होता है। उस लड़ाई में उसकी कार डैमेज हो जाती है। ज़ॉम्बी अब उसे अटैक करने आ रहे होते हैं लेकिन उसकी कार स्टार्ट नहीं होती और सारे ज़ॉम्बी आकर कार पर झपटते हैं और वो कार पलट जाती है। तब वो लवर ज़ॉम्बी उसके पास धीरे से आकर उसे काटने ही वाला होता है कि अचानक वहां तेज रोशनी आती है और वो उसको देखकर भाग जाते हैं। फिर बेहोशी में रॉबर्ट को कुछ बातें समझ में आती है कि कोई लड़की उसको बचा कर ले जा रही है और वो अपना एड्रेस बताता है और सीढ़ियों पर केमिकल स्प्रे करना है और ऐसे कुछ बातें वो गुनगुना रहा होता है। लेकिन बेहोशी में बताने के कारण उस लाडीडीडीएचकी को कुछ समझ नहीं आता। अगले दिन वो अपनी आंखें खोलता है। तब वो अपने घर के सोफे में सो रहा होता है। टीवी में कार्टून चल रहा था और उसके पैर पर नाइफ से लगे घाव पर वो स्टिचेस को नोट करता है। तब किचन से कुछ आवाज आती है और वो धीरे से एक बंदूक निकालकर किचन की तरफ जाता है। वहाँ डाइनिंग टेबल पर एक लड़का बैठा हुआ होता है जिसका नाम है नेथन है और ऐना खाना पका रही थी और वो उन्हें शॉक होकर देखते हुए आता है। उसके हाथ में बंदूक देखकर वो दोनों भी शॉक हो जाते हैं। वो बंदूक को साइड में रखकर उनसे पूछता है कि तुम कौन हो। ऐना उसे गरम गरम खाना परोसकर खाना खाने को कहती है और बहुत दिनों के बाद अच्छे खाने को देखकर वो भी खाने लगता है। तब ऐना जवाब देती है कि रेडियो से आए उस मैसेज को सुनकर हम भी हार्डवर्ड में आए थे, लेकिन कल तुम वहाँ नहीं आए। पूरा दिन इंतजार करने के बाद तुम वहाँ नहीं आए और तब वो ज़ॉम्बी तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहा था। तुम्हें मैं ही बचाकर यहाँ लाई हूँ। हम पहाड़ में होने वाले एक जगह पर जाने का प्लान बना रहे थे और उसी समय तुम्हारा मैसेज सुनकर हम तुम्हें भी अपने साथ लेकर चलने के लिए हम यहाँ आए हैं। ऐना कहती है कि उस पहाड़ पर लोग सुरक्षित जी रहे हैं। ये सुनकर रॉबर्ट गुस्से में कहता है कि ऐसी कोई सेफ जगह नहीं है। फिर वो उसे एक्सप्लेन करती है कि पहाड़ी इलाकों में ठंड ज्यादा होने के कारण ज़ॉम्बी सरवाइव नहीं कर सकते और इसीलिए वहाँ के लोग सुरक्षित रह सकते हैं। और ये सब सुनकर रॉबर्ट गुस्से में अपनी थाली को फेंक देता है। वो दोनों शॉक होकर उसको देखने लगते हैं। फिर वो अपने गुस्से को रियलाइज करता है और कहता है कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ और वहाँ से ऊपर वाले कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर अकेले बैठकर वो फिर नीचे आता है। तब नेथन टीवी में कार्टून देख रहा होता है।
वो अब आगे क्या करेगा ये सोचकर ऐना उसको देख रही होती है। तब वो टीवी में चल रहे कार्टून के डायलॉग बोलने लगता है और उसे देखकर नेथन एक्साइट हो जाता है। ऐना उसको थोड़ी देर तक देखती रहती है और उसको पता लग जाता है कि ये जोम्बी में नहीं बदला है, यानी कि इस पर जोम्बी के कोई भी काटने के निशान नहीं है और कोई भी काटने के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। फिर रॉबर्ट ऐना के पास जाकर नॉर्मल तरीके से बातें करने लगता है। तब वो उसे कहती है, तुम्हारी तरह ही हम 5 लोगों में भी इम्यूनिटी है। एक दिन क्रूज में खाना ले जाते समय अंदर फंस गए थे और इतने दिनों तक हम वहीं पर थे। हम में से 3 लोग जोम्बी के शिकार बन गए थे और अब हम दोनों ही बचे हैं। ऐना कहती है कि कल हम पहाड़ के लिए निकलेंगे, लेकिन रॉबर्ट माना कर देता है और कहता है, मैं इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। यहाँ जब तक मैं जोम्बी को इंसान में नहीं बदलता मैं कहीं नहीं जाऊंगा। फिर ऐना उसको उसके पैर पर चोट कैसे लगी इस बारे में पूछती है। तब जाकर रॉबर्ट कई सारी बातें सोचने लगता है। वो सोचता है कि असल में जोम्बी का दिमाग काम नहीं करता। फिर एक जोम्बी ने ट्रैप लगाकर मुझे कैसे फंसा लिया, वो दिमाग के बिना ये सब चीजें कैसे कर सकता है। ये सारी बातें सोचकर वो कंफ्यूज हो जाता है और इन बातों को वो ऐना के साथ एक स्विमिंग पूल के पास बैठकर डिस्कस कर रहा होता है। तब नेथन पानी में खेलते हुए कहता है, ये पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा है। तब रॉबर्ट के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो तुरंत अपने घर जाकर उसके लैब में रखे हुए जोम्बी के चारों तरफ बर्फ रख देता है। तब ऐना उसे कॉफी देने के लिए लैब में जाती है और उस जोम्बी को देखते ही वो शॉक होकर कहती है कि मैंने अब तक जोम्बी को इतने करीब से नहीं देखा, और वो उसके पास बर्फ रखने का कारण पूछती है। तब रॉबर्ट कहता है कि बर्फ रखने पर उसका जोम्बी वाला कैरेक्टर खत्म हो जाएगा और ऐसे समय पर इंजेक्शन देने से वो दवा असर करने के चांसेस हैं। फिर वो दोनों ऊपर जाकर ढेर सारी बातें करने लगते हैं। रॉबर्ट उसे अपने फेवरेट सिंगर के बारे में बताता है और बताता है कि कैसे उसकी याद में उसने अपनी बेटी को म्यूजिशियन का नाम दिया था। वो म्यूजिशियन अपने म्यूजिक के जरिए अच्छे मैसेज को लोगों तक पहुंचाना चाहता था और एक दिन उसे अपोज करने वाले लोगों ने उसको शूट कर दिया, लेकिन फिर भी उस म्यूजिशियन ने कहा कि मैं अपने म्यूजिक के सभी को सच्चा रास्ता दिखाऊंगा। अब रॉबर्ट कहता है कि मैं भी अब ऐसी सिचुएशन में हूँ और यहाँ के लोगों को बचाकर ही रहूंगा। ये सुनकर ऐना उससे काफी इम्प्रेस हो जाती है और फिर से अंधेरा होने लगता है और रॉबर्ट घर के दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर रहा होता है। ऐना फिर से पहाड़ पर जाने की बात करती है। वो उसे उसके साथ चलने को कहती है, लेकिन रॉबर्ट उसको मना कर देता है। फिर वो कहती है कि तुम 3 साल से हार्डवर्ड में वेट कर रहे थे, लेकिन कल ही क्यों मेरा वहाँ आना हुआ और कल ही क्यों तुम्हारा जोम्बी के साथ झगड़ा हुआ और मैंने तुम्हें उनसे क्यों बचाया। जरा इन सब के बारे में सोचो। हमारा पहाड़ पर जाना ही भगवान की इच्छा है। लेकिन इतना कुछ समझने के बाद भी वो उसको मना करता है। वो कहता है, इस वायरस से 99% लोग इन्फेक्ट हुए हैं और वो सभी लोग जोम्बी बनकर तुम्हारी और मेरी तरह इम्यूनिटी से बचे हुए लोगों को खत्म करना चाहते हैं। क्या ये सब भी भगवान की इच्छा है? हालांकि ऐना के पास इस सवाल का जवाब नहीं होता। तब अचानक बाहर से कुछ अजीब आवाजें आती है। वो ऐना से लाइट ऑफ करने को बोलता है और विंडो से बाहर देखता है। इसके घर का पता लगाकर वहाँ से जोम्बी इन पर अटैक करने आ रहे होते हैं। रॉबर्ट ने पहले ही घर के बाहर कुछ सेफ्टी अरेंजमेंट की होती है और वो सबसे पहले घर के बाहर की सारी लाइट्स ऑन कर देता है, लेकिन जोम्बी उन लाइट को तोड़कर अंदर भाग आते हैं। फिर वो अपनी कार में सेट किए गए बम को रिमोट से ऑन करता है और ब्लास्ट कर देता है। उससे कई सारे जोम्बी जलकर राख हो जाते हैं, लेकिन उससे उसका घर भी थोड़ा डैमेज हो जाता है। फिर वो ऐना को ढूंढते हुए ऊपर जाता है, लेकिन वो वहाँ नहीं होती और वो कहाँ गई होगी। ये सोचते समय अचानक एक जोम्बी उस पर झपटकर उसको काटने की कोशिश करता है। तब रॉबर्ट उस पर एक स्क्रू ड्राइवर घुसाकर उसको मार डालता है, लेकिन वो जोम्बी मरता नहीं, बल्कि वो रॉबर्ट को उठाकर फेंकता है और वो उधर पास वाले सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे गिर जाता है। फिर वो वहाँ से अपनी बंदूक लेकर उसको शूट करने लगता है और जोम्बी उससे डर कर भाग जाता है। रॉबर्ट भी उसको शूट करते हुए उसके पीछे भागता है और वो विंडो से कूदकर बाहर चला जाता है। तब तक उसके गन में बुलेट्स भी खत्म हो जाती हैं। फिर वो ऐना को ढूंढते हुए दूसरे रूम में जाता है। तब वहाँ ऐना और नेथन एक टेबल के नीचे छुपकर बैठे हुए होते हैं। एक जोम्बी को सीलिंग तोड़कर अंदर आते हुए देखकर वो तीनों कोई शोर किए बिना वहाँ छिप जाते हैं। तब नेथन हल्की आवाज करता है और जोम्बी उन्हें देखकर उस रूम में आता है। तब जल्दी रॉबर्ट उस टेबल में रखी बंदूक लेकर उसको शूट कर डालता है। बाहर कुछ आवाजें आती है और वो खिड़की से बाहर देखता है। वहाँ वो लवर जोम्बी कई सारे जोम्बी को साथ लेकर आया हुआ था और उसके ऑर्डर देते ही सारे जोम्बी घर की तरफ भाग कर आते हैं। ये देखकर तीनों लोग नीचे लैब में चले जाते हैं और वहाँ उस शीशे वाले रूम में जाकर छुप जाते हैं। तब वो लोग उस लेडी जोम्बी को नोटिस करते हैं। वो धीरे धीरे रिकवर हो रही होती है और रॉबर्ट ये सोचकर खुश होता है कि उसकी दवा काम कर रही है। तब सभी जोम्बी वहाँ पहुँच जाते हैं और लवर जोम्बी उस रूम के शीशे को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। रॉबर्ट उसे चिल्लाकर कह रहा था कि इन सब के लिए मैंने दवा खोज रखी है और तुम सबको मैं ठीक करूंगा, लेकिन वो सब लैब में तोड़फोड़ करने लगते हैं। फिर बाकी जोम्बी को कंट्रोल करके सिर्फ लवर जोम्बी आगे आकर उस शीशे को पटकर तोड़ने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद उस शीशे में कहीं क्रैक पड़ जाते हैं।
अब वो उस शीशे को तोड़कर अंदर आते हैं। अब इन लोगों को लगने लगा कि इनका खेल खत्म होने वाला है कि तभी वो ज़ॉम्बी चिल्लाना बंद कर देता है और उस शीशे में एक बटरफ्लाई शेप बनाता है। और इसको देखकर रॉबर्ट को सब कुछ समझ में आ जाता है। वो समझ जाता है कि वो उस लेडी ज़ॉम्बी को लेकर जाने के लिए ही यहाँ आया है। वो अपनी बंदूक नीचे रख देता है और उस लेडी ज़ॉम्बी को दी जा रही दवा को निकाल देता है। अब एना डोर ओपन करती है और रॉबर्ट लेडी ज़ॉम्बी को बाहर ले जाता है और उसके बाहर भेजते ही एना दरवाजा बंद कर देती है। बाहर ज़ॉम्बी रॉबर्ट को काटने के लिए अपना मुंह खोलते हैं, लेकिन लवर ज़ॉम्बी उन्हें कंट्रोल करता है और वो उसे जाने के लिए रास्ता देते हैं। जाते समय रॉबर्ट एक इंजेक्शन निकालकर उस लेडी ज़ॉम्बी को लगा देता है और वो ज़ॉम्बी भी होश में आकर लवर ज़ॉम्बी को देखती है। फिर दोनों को खुशी से हग करते हुए देखते हुए रॉबर्ट उनके बीच के प्यार को समझ लेता है। फिर लवर ज़ॉम्बी उस लेडीज ज़ॉम्बी को उठाकर रॉबर्ट को देखता है और वहाँ लगाए हुए फोटो को देखता है। ऐसा लगता है कि ज़ॉम्बी रॉबर्ट से ये कहना चाहता है कि हमारी ऐसी कंडीशन होने की वजह सिर्फ आप लोग हैं और आप लोगों की बनाई हुई दवा से हम इन्फेक्ट होकर हम भी किसी तरह अपनी जिंदगी जी रहे हैं और हमें ऐसे ही जीने दो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। इसीलिए वो रॉबर्ट को वार्निंग देते हुए वो उसे देखकर जोर से चिल्लाता है। फिर रॉबर्ट उसकी फीलिंग को समझकर उसे सॉरी कहता है। अब वो उसे मार देंगे। ये सोचकर रॉबर्ट अपनी आंखें बंद करके खड़ा रहता है, लेकिन कुछ देर बाद उनकी आवाज पूरी तरह से बंद हो जाती है। तब रॉबर्ट अपनी आंखें खोलकर देखता है कि वहाँ कोई भी ज़ॉम्बी नहीं है और तब जाकर रॉबर्ट की जान में जान आती है। वो अपने रिसर्च को छोड़कर अगले दिन सुबह होते ही वो तीनों एना की कही हुई पहाड़ी जगह पर जा रहे होते हैं और जाते समय एना अपनी वॉइस में कहती है, अगर यहाँ कोई नॉर्मल इंसान जिंदा है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप अकेले नहीं हैं, आपके लिए रहने की जगह और खाने का इंतजाम हम करेंगे और डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर वो अपने सफर पर निकल जाते हैं और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब बटन दबा दो।